यूं तो हर चुनाव के लिए कहा जाता है कि उसके मुद्दे या चुनाव के परिणाम बहुत अहम हैं और बहुत कुछ बदलने वाले हैं। मगर 2024 के चुनाव को लेकर के इस बारे में बातचीत और गंभीरता से हो रही है, क्योंकि इसके पहले कुछ मुद्दे ऐसे थे जो 1975-1977 के आसपास ही देश में चुनावों के केंद्र में आए थे कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं, लोकतंत्र बचेगा या नहीं। और इस बार 2024 के चुनाव के ठीक पहले यह बहस केंद्र में है कि क्या 2024 के बाद इस देश का संविधान बदल दिया जाएगा। क्या इस देश में 2024 के बाद कोई सरकारी नौकरी, कोई सरकारी संस्थान, कोई कंपनी, कोई बैंक नहीं बचेगा। क्या इस देश में 2024 के बाद शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब के बच्चों को शिक्षा न मिले। क्या 2024 के बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ऐसे कुछ सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे कुछ सवाल वे हैं जो 2024 के चुनाव को बहुत अहम बना दे रहे हैं। और इसीलिए तमाम विपक्षी दल गोलबंदी कर रहे हैं और जो सत्ता में है, जो सीना चौड़ा करके कहते रहे कि एक अकेला सब पर भारी, वे दोनों खेमे गठबंधन कर रहे हैं। संख्या बता रहे हैं कि तुम्हारे में तो 26 ही हैं, हमारे यहां तो 36 हैं, 38 हैं, हम उसे 40 कर देंगे। बन पड़ा तो विचारधारा के नाम पर बुलाएंगे, नहीं तो खरीद लेंगे, तोड़ देंगे पार्टी, बहुत कुछ कर लेंगे। जो जितना ताकतवर जिस क्षेत्र में है वो ताकत आजमा रहा है। विपक्षी दलों के पास ताकत किस बात की है कि अपने जैसे जो लोग हैं, जो इस देश के संविधान की बात करते हैं, कम से कम इस देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबका भारत बनाने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराना चाहते हैं, वे भी अपनी गोलबंदी कर रहे हैं। और इस गोलबंदी ने 2024 के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। न तो अब वो लोग हैं जो एक तरफ से कह रहे हैं कि हम तो 2050 तक शासन करने के लिए आए हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, न वो कॉन्फिडेंस में है और न बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर भी कॉन्फिडेंस में। मगर हां, विपक्षी दलों के गठबंधनों ने इतना तो हलचल पैदा कर दी है कि शिकन सबके चेहरे पर देखी जा सकती है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, जिस पर हम अभी बातचीत करने जा रहे हैं, कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने बिहार और बंगलौर की बैठक के बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो मुंबई में बैठक होने जा रही है, इसके लिए कुछ ऐसी रणनीति अंदर खाने बना दी है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। क्या है वह हलचल, कौन सी है वो नए समीकरण जो मुंबई की इंडिया गठबंधन की बैठक को दिलचस्प बनाने वाले, कौन से नई पार्टियों के लिए चर्चा चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले हैं, इसी पर बात करेंगे अभी पूरी वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। चुनाव लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के रूप में माने जाते हैं। कोई लोकतांत्रिक देश सबसे ज्यादा इसी बात पर तो गर्व करता है कि उसने अपने नागरिकों को वोटिंग राइट दे रखा है। नागरिकों के वोटिंग राइट का माने यह होता है कि सबको बराबर का अधिकार मिला है और उनके वोट से यह तय होगा कि कौन उन पर शासन करेगा। इसका नाम है लोकतंत्र। जिसको कुल पड़े हुए मतदान में ज्यादा प्रतिशत में मतदान मिला, जिसके ज्यादा सांसद जीते, उसका प्रधानमंत्री चुना जाता है। सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र का यही मतलब है, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री पहले चुन लिए जाते हैं और उनके नाम पर आप किसे सांसद चुन लेते हैं, कई बार तो आपको पता भी नहीं होता कि कल तक वो किसी और पार्टी में था, आज वो उनकी पार्टी में आ गया जिनको आपने प्रधानमंत्री बनाना है, तो आपने बिना सांसद और विधायक देखे वोट दिया है। तो यह विकृत लोकतंत्र कहा जाता है। भारत में कमोबेश यह विकृति आती जा रही है। 2024 का चुनाव इस मामले में दिलचस्प है। दिलचस्प तो मुद्दों के लिहाज से कहें तो गरीबी, बेकारी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे हर चुनाव में कुछ कुछ नेताओं के पारंपरिक भाषणों में तो आने लगते हैं। कभी कभी जन आंदोलन बनता है, जनता का दबाव बनता है, तो थोड़े मुद्दे और महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो औपचारिकता मात्र लगते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ मुद्दों पर ऐसे लड़ा जा रहा है कि भाई 2024 में यह तय होने वाला है कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र कितना बचेगा, और बचेगा भी तो किस रूप में बचेगा,
क्या सब कुछ बदल दिया जाएगा? और इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। 2024 के चुनाव के लिहाज से गठबंधनों का भी समीकरण बनता और बदलता जा रहा है। किसी दिन कोई पार्टी कहती है कि संविधान खतरे में है, तो किसी दिन वो गाली देते हुए, उत्तर प्रदेश के नेता अगर आपको याद हो तो, गाली देना और कुछ दिनों बाद उन्हीं के खेमे में जाकर के दूसरे को गाली देना, ये सब कुछ हो रहा है राजनीति में। इस बीच में जो सबसे दिलचस्प हो रहा है वो ये कि एक तरफ एनडीए को भी अपना गठबंधन दिखा करके कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के बिहार और बेंगलोर के बाद मुंबई में बैठक करने जा रहे हैं और उन्होंने अपने गठबंधन का नाम दिया इंडिया, INDIA। और इंडिया गठबंधन में इस बार कुछ और दिलचस्प होने जा रहा है और यह दिलचस्पी 2024 के चुनाव को बहुत प्रभावित करने वाली है। देखिए, असल में क्या होता है ना कि जिसके पास सरकार होती है, सत्ता होती है और नैतिकता थोड़ी कम होती है, राजनीति हावी होती है, वे सत्ता के साथ बहुत सारी चीजें पा जाते हैं। कभी किसी ने उसका कम उपयोग किया होता है, उपयोग कह लें या दुरुपयोग, और कोई कम नैतिक होता है तो ज्यादा दुरुपयोग करता है। मिसाल के तौर पर मीडिया की बात करें तो मीडिया लोकतंत्र में निष्पक्ष, चौथा स्तंभ और क्या क्या सैद्धांतिक रूप से कही गई, लेकिन आज आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के लिए मीडिया में खबरें क्या चलती हैं? ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव के पहले ही बिखर गया इंडिया गठबंधन। बहरहाल उसी बीच में एक खबर यह भी देखी, आज इंडिया गठबंधन में क्या बसपा भी हो सकती है शामिल? इंडिया गठबंधन में क्या मुंबई की बैठक में अकाली दल जुड़ रही है? यहां से कुछ सूत्र भी निकलते हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो विपक्षी दलों ने एकजुटता इसलिए बनाई क्योंकि भाई अगर आप एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तो इस समय जिससे खतरा है, वे तो संविधान बदलने की बात करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वे दंगे की बात कर रहे हैं, वे हिंदू मुस्लिम पर चुनाव चाहते हैं, वे आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भीतर से तोड़कर सारे सांसद विधायक ले जा रहे हैं, वे चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रहे हैं, वे गठबंधनों को तहस नहस कर दे रहे हैं। चुनाव जहां हो रहा है वहां अपनी पार्टी बाद में जा रही है और उनका जो गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, ईडी, सीबीआई, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी पिछले दिनों गई ना, आपको याद है कि नहीं? खबर देखिएगा, देखना चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है और छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई पहले ही बीजेपी का प्रचार करने पहुंच गई और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा हैं, उनके घर पर बैठ गई और कई लोगों के घर पर। मध्य प्रदेश अभी नहीं गई है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कैलकुलेशन चल रहा है, सरकार उन्हीं की है और विपक्षी दलों में धीरे धीरे देखा जा रहा है किस पर भेजना है, वहां भी जाएगी, राजस्थान भी जाएगी। प्रचार है, चुनाव है, बड़ा काम होता है, तो बहुत सारे लोग इसके डर में चुप हो जाते हैं, गठबंधन टूट जाते हैं, विधायक इधर से उधर चले जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आज कोई देश में नया हो रहा है, पहले भी होता रहा है, चुनी हुई सरकारें पहले भी गिराई गई हैं और पार्टियां तोड़ी गई हैं। लेकिन अब तमाम विपक्षी दलों को यह लग रहा है कि भाई जो गलती हमने पहले थोड़ी थोड़ी की, और कांग्रेस तक को भी यह लग रहा है कि हमने भी जो गलतियां थोड़ी थोड़ी की, अब हमारी ही गलती ये वाली सरकार इतनी ज्यादा कर रही है कि अगर हम मिलकर न लड़े तो शायद हम में से किसी का भविष्य ही नहीं बचेगा, राजनीतिक भविष्य, या इतने कमजोर हो जाएंगे कि लड़ने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि वो भी इतना थोड़ा ही सबको हरा देंगे कि लोकतंत्र का आभास भी खत्म हो जाए। लोकतंत्र आभास में रहना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक हैं। जैसे दिखना चाहिए कि कोई मिनिस्ट्री बनती है तो मंत्रालय में हर जाति के लोगों को हम मंत्री बनाते हैं। कौन पूछने जा रहा है कि मंत्री जी अपना OSD भी अपने मन से रख पा रहे हैं कि नहीं, जो वंचित और शोषित जमात से जाते हैं। तो इस लिहाज से सारे विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन बनाया और अब उसकी तीसरी बैठक करने जा रहे हैं। और अब एक खबर आ रही है कि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी के सबसे पुराने पॉलिटिकल अलायंस करने वाले अकाली दल के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बातचीत ऐसी चल रही है कि वो मुंबई की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है, इस बात के कयास इस बात से भी लगाए गए कि इन पूरे विपक्षी गठबंधनों की जो पूरी कमान थी, जो शुरुआत थी, बिहार से हुई, समाजवाद और सामाजिक न्याय की जमीन, जब नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के अलायंस से टूट करके वापस आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर के, लेफ्ट की पार्टियों के साथ मिलकर के
बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लालू प्रसाद यादव बाहर होते हैं। इसका भी असर है, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, वरना बहुत सारे लोगों को आजकल बुरा लग रहा है कि लालू प्रसाद बाहर कैसे हैं, न्याय के पैमाने कैसे बदल जाते हैं। आपको विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तुरंत लालू प्रसाद यादव होंगे तो क्यों उस पर सोचना, वो है गलत, कोई और होगा तो उस पर क्या सोचना, उसकी तो खबर भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ हलचल हुई जिससे विपक्षी गठबंधन को एक करने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन सब ने देश भर में घूम करके सबको एकजुट करने की कोशिश की। उसका फल ये मिला कि पहली मीटिंग बिहार में सभी विपक्षी गठबंधन की पार्टियों की होती है, फिर उसका अगला चरण बंगलौर में होता है और तीसरा मुंबई में होने जा रहा है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अकाली दल के प्रमुख लोगों के साथ अगले 1-2 दिन में एक कार्यक्रम भी साझा करने वाले हैं, बातचीत भी चल रही है। और उससे यह माना जा रहा है कि अकाली दल जो किसान आंदोलन के समय किसानों के मुद्दे पर, जब पंजाब और हरियाणा के किसानों के नेतृत्व में इस देश के किसान दिल्ली को घेर कर बैठ गए थे, 750 किसान शहीद हो गए थे, उस समय अकाली दल वो गठबंधन तोड़ करके एनडीए से अलग होता है और अपने मिनिस्टर को भी इस्तीफा दिलवा देता है। थोड़ा जमीर की बात करें तो कुछ कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ तो होता है जहां पे आप खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं। तो अकाली दल ने वो स्टैंड लिया है और सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि अकाली दल अब इंडिया अलायंस के साथ जाने की कोशिश में है। और अगर ऐसा होता है और एक आम आदमी पार्टी के साथ समझौते का बीच का रास्ता पंजाब में निकलता है, तो पंजाब में बहुत कुछ खेल बदल सकता है अकाली दल के आने से। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। दूसरी खबर सूत्रों के मुताबिक यह आ रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी, उसकी भी बातचीत अंदर खाने चल रही है इंडिया गठबंधन से और कुछ न कुछ पक रहा है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो राजनीतिक रूप से देश यानी दिल्ली की कुर्सी को बहुत कुछ तय करता है। कहने वाले तो कहते हैं ना कि लखनऊ से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है। वो मैं 2 वजहों से इस बात को बार बार दोहराता हूं। पहली वजह जो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 80 सीटें किसी और राज्य में मिलाकर नहीं है, कई राज्यों को मिला दें तब भी 80 नहीं होंगी, यानी एक मुश्त आपको इतनी बड़ी मेजॉरिटी की सीटें मिलती हैं। और दूसरा, उत्तर भारत या दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ भाग को छोड़ दें तो भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो होता है पॉलिटिकल नैरेटिव के लिहाज से, वो सेट करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाता है। और इन दोनों वजहों से दोनों गठबंधनों की निगाह उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। 14 के चुनाव में सब अलग अलग लड़े। बीजेपी ने एक मुश्त वहां पर सफलता हासिल की, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और वो भी उनके केवल परिवार के लोग बच गए, 2 कांग्रेस पार्टी जो जिसमें से सोनिया गांधी और राहुल गांधी थी, और बहुजन समाज पार्टी शून्य हो गई, बाकी सभी दल शून्य हो गए। 2017 में जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा अलायंस हारता है तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक अप्रत्याशित गठबंधन बनता है, सपा बसपा का गठबंधन। और बीजेपी के बड़े नेता और पूरा एनडीए कुनबा यह बयान देते हुए फिरता है कि देखिए पूरे देश में कहीं और तो टक्कर में कोई है नहीं, एक जगह टक्कर है और वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन चुनाव ऐसा होता है, बहुत सारी वजहें हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सपा बसपा का गठबंधन जितनी उम्मीद थी उसके सामने ध्वस्त हो जाता है। हां, इस गठबंधन का फायदा 0 सीटों में 2014 पर जो बीएसपी थी उसको 10 सीटें मिलकर के बीएसपी को तो फायदा होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई खास फायदा नजर नहीं आता। 5 सीटें तब भी थी, 5 अब भी रही। इसलिए 2022 के चुनाव में फिर से सब अलग अलग लड़े। सपा ने कई क्षेत्रीय दलों को जोड़ करके एक ऐसा कुनबा तैयार किया और लड़ती हुई चूंकि नजर आ रही थी, इसलिए सपा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दी। अब कई वजहें अंदर खाने तो यह भी चलता है कि बहुत घपला हुआ है, बहुत डीएमएसपी की भूमिका संदिग्ध है, ईवीएम की भूमिका संदिग्ध है, बहुत कुछ अंदर अंदर हुआ है, वोटिंग लिस्ट में नाम कट गया है। छोड़ देते हैं इस बातचीत को। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी दोबारा 22 में योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में फिर से दोबारा सरकार बनाती है। इसके बाद फिर से खिचड़ी पकनी तय हुई और अभी 2-3 दिन पहले, और अब मेरे चैनल पर आप एक वीडियो भी देखे होंगे कि जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी ने, मायावती जी ने यह घोषणा कर दी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे।
उसके बाद ये होने लगा कि भाई अब 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी भले ही बहुत कमजोर स्थिति में हो, आज की तारीख में गठबंधन के पास उसके पास 10 सीटें हैं। छोड़ देते हैं उस सवाल को जो बहुजन समाज पार्टी से लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता तो 0 से 10 आप कैसे पहुंच गए, अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता या गठबंधन का लाभ नहीं होता तो फिर अकेले लड़ने से क्या लाभ होगा। आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? क्या आपके पास कोई ऐसी रणनीति है क्या जो जिसमें आप बीजेपी को भी हरा देंगे, सपा को भी हरा देंगे और सबसे ज्यादा? इन सवालों को छोड़ देते हैं। लेकिन इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, दोनों तरफ हलचल हुई। एनडीए को लगता होगा कि अब बसपा को अगर मैनेज कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 में से बहुत ज्यादा सीटें हम जीत सकते हैं, और बीजेपी इस काम में लगी हुई होगी। इंडिया गठबंधन अब यह कोशिश कर रहा होगा कि क्या कोई भी गुंजाइश ऐसी बनती है क्या कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ा जाए, ताकि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और कई दलों को मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में हम अगर ठोस रणनीति से बीच का रास्ता निकाल करके लड़ें तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। यह इंडिया गठबंधन के भीतर बातचीत चल रही होगी। और उड़ती उड़ती सी खबर यह आ रही है कि वह जो बयान बसपा प्रमुख ने दिया वो अपने कैडर में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लाने के लिए और उन्हें सक्रिय करने के लिए कि नहीं भाई हम अकेले लड़ेंगे, तुम्हें हर सीट पर तैयारी करनी है। क्योंकि हर सीट पर अगर आप कहते हैं तो उससे हर जगह फिर आपका कार्यकर्ता चार्ज होता है, सक्रिय होता है, आपके बैनर पोस्टर शहर में दिखने लगते हैं, 4 लोग हाथ जोड़ करके लोगों से मिलने लगते हैं और फिर कुछ मुद्दों पर बात भी होगी ना। चाय की चट्टी पर, चौराहे पर, मोहल्ले में जो एक तरफा बातें होती थी अब उसमें कोई और नए एंगल तो आएंगे। अगर बसपा सक्रिय हो जाए तो एक सवाल तो जाकर पूछती होगी ना कि जो संविधान बदल देंगे इसका क्या होगा। कुछ लोगों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने इसलिए यह बयान दिया कि वो अपने पॉलिटिकल कैडर को एक्टिवेट कर रहे हैं और हर जगह सक्रिय हो रहे हैं। कुंवर दानिश अली बसपा के जो सांसद हैं वो भले ही कह रहे हैं कि भाई हम तो सांसद हैं, संसदीय मीटिंग थी, हम बिहार गए थे, लेकिन आज एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि बीच का एक कोई न कोई रास्ता बातचीत का निकाला जा रहा है कि बसपा को इंडिया अलायंस से जोड़ा जा सके। मेरा विश्लेषण यह कहता है कि अगर बसपा अकेले लड़ती है तो इसका नुकसान बसपा को भी होगा, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को भी होगा, इसका नुकसान उत्तर प्रदेश को भी होगा। फायदा केवल होगा तो केवल एक को होगा, और वो आप जानते हैं किसको फायदा होगा। अगर इंडिया गठबंधन बसपा के खिलाफ बसपा के बिना लड़ता है तो भी उसको उत्तर प्रदेश में मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है और अखिलेश यादव का बयान है कि हमने हर गठबंधन में एकदम बड़ा दिल दिखाया। और पिछली बार आपको याद होगा कि सपा को और बसपा को जब गठबंधन के साथ दोनों लड़े थे तो बराबर की सीटें नहीं बांटी गई थी। उन्होंने समझौता यह किया कि सपा कम सीटों पर लड़ी थी और बसपा ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, और बसपा को उसकी पसंद की सीटें ज्यादा ऑफर किया था अखिलेश यादव ने। इसलिए मीडिया में अखिलेश यादव के बयान को अगर गौर से आप देखें तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो हर बार बड़ा दिल दिखाया, इस बार जो भी बीजेपी को हराना चाहता है वो हमारा साथ दे। और उन्होंने तो अंदर खाने अपने कैडर को यह भी कहा है कि 50 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, 30 में आप लोग बंटवारा कर लीजिए। और आज जो खबर आ रही है कि बसपा की तरफ से यह कहा गया कि अगर 80 में से 40 सीटें हमें मिलें तो हम सोच सकते हैं। दूसरी खबर यह भी आ रही है कि वो 80 में से 40 नहीं मांग रहे, वो ओवरऑल 40 सीटें बसपा मांग रही है। अब उस बहस को छोड़ देते हैं कि बसपा के कैडर तो कहते हैं कि भाई जब तक प्रधानमंत्री नहीं दावेदार आप घोषित करेंगे बहन जी को तब तक गठबंधन का कोई मतलब नहीं, आप दलितों का वोट लेंगे और आपको हमें सत्ता नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें। भाई देखिए राजनीति में मांगने से कुछ नहीं होता है। बसपा के जो मुखिया जो रहे ना, जिन्होंने नींव बनाई, मानवर कांशीराम कहते थे कि सत्ता मांग कर नहीं ली जाती और सत्ता भीख में नहीं मिलती, कोई भीख आपको नहीं देने वाला। इसलिए मानवर कांशीराम ने लड़ करके वो जगह बनाई कि एकदम जगह बन करके उन्होंने एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल कर रख दिया। तो बसपा के कैडर की बात छोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री दावेदार, अरे भाई लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का दावेदार बना करके अगर आप लड़ोगे तो आप एनडीए और आप में अंतर क्या है? वो अपने गठबंधन वाले लोगों को क्या समझा रहे होंगे कि हम जो है प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना करके वोट किस पर मांग रहे हैं? और प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक विधायक भी जीत रहा है, सांसद भी जीत रहा है, पार्षद भी जीत रहा है, प्रधान भी जीत रहा है। इससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने एक बीच का रास्ता निकाला है कि हम चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। हाँ, गठबंधन अगर जीत जाएगा तो हम ये तय करेंगे कि नीतीश कुमार पीएम होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे।
मायावती जी होंगी कि ममता जी होंगी ये बाद में तय करेंगे, अखिलेश यादव होंगे या केजरीवाल होंगे ये हमारा कोई इशू नहीं है। हमारे पास ज्यादा चेहरे हैं, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश की सेकुलरिज्म को बचाना है, सामाजिक न्याय को बचाना है, इसलिए ये समझौता हो रहा है। और इसलिए अगर बसपा के साथ इंडिया गठबंधन की बात हो तो अगर ये बात बीच में आएगी तो ये तो बारात सजने के पहले लूटने वाला मामला हो जाएगा। तार्किक रूप से यह कहा जा सकता है कि एक रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें एजेंडे पर सहमति हो। अकेले दलित अपना वोट देकर के प्रधानमंत्री नहीं बनवा सकता, अकेले कोई एक जाति का व्यक्ति अपना वोट देकर के अपने जाति वाले को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। मुसलमान केवल चाहते हैं, कल को मुसलमान कहें कि भाई मुसलमानों का वोट चाहिए और हमको आप प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, फिर कल को ओबीसी कहने लगे कि भाई हमारी जाति के लोग तो 20% है हमारा, इससे बिखरेगा मामला। कल को कांग्रेस कहने लगे कि हम तो सबसे पुराने हैं, फिर कल को केजरीवाल कहने लगे कि नहीं नहीं हम तो बहुत जल्दी राष्ट्रीय दल बन गए इसलिए हम प्रधानमंत्री। मुझे लगता है इन सबसे ऊपर उठ चुका है इंडिया गठबंधन और अब एक तार्किक और व्यवहारिक ढंग से वो मुद्दों पर बात कर रहा है। हो सकता है कि मुंबई की बैठक में उसको ये रास्ते कुछ निकलते हुए दिखे कि कैसे प्रदेश स्तर पर गठबंधन होंगे, राज्य स्तरीय चुनावों और लोकसभा चुनावों के बीच रणनीति क्या होगी, कन्वीनर कौन होगा, सीटें का बंटवारा कैसे होगा। नीतीश कुमार का एक बयान आया है कि भाई सीटें विटें तय कर ली जाएं तो काम शुरू किया जाए। इसलिए अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडिया में गठबंधन होना चाह रहा है तो मुझे लगता है एक बीच का रास्ता ये होगा कि संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक बराबरी की टेबल पर बैठ करके अगर आप वाकई संविधान को खतरे में देख रहे होंगे तो आप बराबरी की टेबल पर बैठेंगे। सबको अपनी नाक छोटी दिल बड़ा करना होगा, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाने की बात करनी होगी। तो 40 वाली बात को छोड़ करके बीच का रास्ता निकाला जाए कि भाई व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बसपा उत्तर प्रदेश की इतनी सीटों पर जीतने की स्थिति में, इसलिए इतनी सीटें हम बसपा को दे रहे हैं। अच्छा, विधायक आपके इतने, सांसद आपके इतने, तो आपको इतनी इतनी सीटों पर इस तरह से, और आपकी जमीन पर तैयारी इतनी, संगठन इतना, इस लिहाज से आपको इतनी सीटें मिल रही हैं। नहीं तो कल को कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं भाई 40 तो हम लड़ेंगे क्योंकि हम तो सबसे पुरानी पार्टी हैं और हमने सबसे ज्यादा समय तक रूल किया उत्तर प्रदेश में। तो व्यवहारिक रणनीति बनानी होगी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दक्षिण के कई राज्य जहां पर कांग्रेस 1 to 1 बीजेपी से, तो कांग्रेस वहां लीड करे और शायद इंडिया गठबंधन में यह तालमेल बना भी है। और क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है वहां उनको लीड करने दें। तमिलनाडु में स्टालिन को लीड करने दें, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल को लीड करने दें, उत्तर प्रदेश में सपा को लीड करने दें, बिहार में जेडीयू आरजेडी को लीड करने दें, बंगाल में ममता बनर्जी को लीड करने दें, बाकी लोग उनके सहयोगी भूमिका में आए। जहां लेफ्ट पार्टियां मजबूत हैं, जिन धड़ों में मजबूत है, उन्हें लेफ्ट को लीड करने दीजिए। अगर इस तालमेल से बनेगा तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो लीडिंग कैपेसिटी होगी उस अलायंस की होगी जिसमें बसपा, सपा, आरएलडी तीनों मिलकर एक साझा लीडरशिप डेवलप करें। और तब एक बीच के रास्ते से सीटों का बंटवारा होगा, तब एक संतुलित व्यवहारित। आप ये मत कहिए राजनीति में कि हम इतने बड़े, हम ये हम वो, कोई नहीं पूछने वाला, अलग लड़ेंगे सारे मारे जाएंगे, ये तय है। तो ये जो खबर आ रही है, इस खबर से बेहद दिलचस्प आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि अगर 40 सीटें मांगने वाली बसपा के साथ कोई तार्किक अलायंस हो करके कोई बीच का रास्ता निकल गया, और बसपा की एक अपनी पैटर्न है, बसपा प्री पोल अलायंस करने से बचती है, बसपा हमेशा पोस्ट पोल अलायंस करती है। और बसपा आज की तारीख में पोस्ट पोल अलायंस में भी बीजेपी के साथ चली जाए, मुझे पता नहीं क्यों इस बात पर भरोसा कम होता है। अब यह अलग बात है कि महाराष्ट्र अगर दोहरा दिया जाए तो कोई भी बीजेपी के साथ कब चला जाएगा बड़ा कहना मुश्किल है। थोड़े बहुत लोग जो रीढ़ वाले हैं वही लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में जाकर के अपनी पार्टी बचा ले गए और आज सरकार में है, जेल भी गए और उनकी पार्टी सरकार में भी है, उनके सांसद विधायक भी हैं, उनका डिप्टी सीएम है। अब ये कौन सा आप लड़ाई लड़ते हैं कि आप जेल में भी नहीं हैं और आप खेल में भी नहीं हैं? तो आपको खेल में तो रहना पड़ेगा बिना डरे। जो डरेगा वो एनडीए से नहीं लड़ सकता। तो पोस्ट पोल अलायंस में भी जाकर के बसपा एनडीए के साथ समझौता कर ले, मेरा मानना इसमें थोड़ा सा डर है अभी, क्योंकि अब बहुजन समाज जागरूक हो गया है। वो जान रहा है कि संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय, इन सब को ध्वस्त और तबाह करने, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले लोग कौन है। और आप कम से कम समाज का एक हिस्सा तो जान गया है, और अगर वो जागरूक हिस्सा ही एनडीए से छिटक गया तो 24 में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। और ये समझते हुए बहुजन समाज पार्टी और उसकी प्रमुख मायावती जी, मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ता निकाल लेंगी, और हो सकता है ये निर्णय चुनाव के करीब आने पर लिया जाए कि वो एनडीए का नहीं, कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो रही है। और अगर ऐसा होता है
तो उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर खेल हो जाएगा। सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस, ये सब मिलकर अगर उत्तर प्रदेश में 80 में से एक जीरो हटाकर जितनी सीट बचती है उतने पर रोक दिए तो 24 का खेल बदल जाएगा। लेकिन अगर ये तालमेल नहीं बना तो उत्तर प्रदेश सारी कोशिशों पर कहीं भारी न पड़ जाए। नजर रखिएगा आप भी, और इस पूरे बातचीत में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई सुझाव हो तो बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक नजर बनाए रखिए अपने नागरिक होने पर। विश्लेषण करिए, सवाल जवाब करिए, विचार करिए और सजग रहिए। कबीर साहब का दोहा है, जागत रहियो रे नगर में चोर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।